गजनफर साहब, सबसे पहले आपके जानिब आऊंगी कि दो एटमी ताकतें, अमेरिका ने सालिसी का रोल प्ले किया और इन दोनों को रोका, बल्कि ये कहना चाहिए कि भारत ने बहुत मिन्नतें तरल्ले करके कोशिश की कि इस जंग को रोक दिया जाए। आप क्या समझते हैं, ये जो सीज फायर है ये कितना मजबूत है? बात यह कि एक तो पहली बात मैं आपके बताऊं कि मेरा तजर्बा ये कहता है, मैंने यूनिट्स कमांड की हैं बॉर्डर के ऊपर, उसके अलावा हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल की बात मैं कर रहा हूँ। तो हमने अपनी प्लानिंग में, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में कभी इस चीज को मद्देनजर नहीं रखा कि सीज फायर है। हम हमेशा सोचते थे कि सीज फायर नहीं है और अपनी तमाम ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस इसी चीज पे बेस करते थे कि हमें हर वक्त तैयार रहना, बिकॉज अमेरिका इंडिया की जो क़यादत है उसमें चाहे पॉलिटिकल क़यादत हो चाहे अस्करी क़यादत हो, वी नेवर बिलीव देम। हमें कभी उस पर एतबार नहीं रहा, ना कभी उनके झंडा, सफेद झंडा उतारने पे एतबार रहा, क्योंकि वो सफेद झंडा उस वक्त उठाते थे। एक्चुअली उनका मकसद ये नहीं होता था कि हम कोई वो रुक जाएंगे। उनका मकसद होता है कि जो उनके लॉसेज हुए हैं, अगर उनका अम्युनिशन कम हो गया तो उसको बीफ अप कर लें, अगर कुछ कैजुअलिटीज हो गई उसको उठा लें, उसके बाद वो फिर शुरू हो जाएंगे। तो वो इस हिसाब से कभी उनका एतबार ना कीजिएगा। और इस किस्म की क़यादत जो आज मौजूद है इंडिया के ऊपर, ये तो बहुत ही थर्ड क्लास क़यादत है। ये तो मतलब इखलाक और लीगल सबसे गिरे हुए लोग हैं। जो कुछ उन्होंने कहा आपने सुना। अभी भी वो जो गैंग ऑफ 4 बैठा हुआ है, ये शख्स जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पे चल रही है, और उसके साथ जो वो अमित शाह और अजीत कुमार डेवल और मोहन भगवत जैसे जितने लोग हैं, ये सब क्रिमिनल्स हैं। दे आर, और 58% लोग इंडियन कैबिनेट में जो बीजेपी से ताल्लुक थे वो क्रिमिनल्स हैं। दे आर इन्वॉल्व इन डिकाइटी, या वो अपना लोगों को उठाने में या बर्बरियत में, इसमें न हो। तो कभी इनका एतबार ना कीजिएगा। अभी इस वक्त जो सीज फायर की जो अपना मामला है, उसमें जो उसकी ख्वाहिश है वो इंडिया की तरफ से आई है। और वो ये जो जितने भी ये साइकोपैथ्स हैं, इन्होंने राब्ता कायम किया था अमेरिकन को। और मतलब है, आप यकीन कीजिएगा, नरेंद्र मोदी से बड़ा साइकोपैथ तारीख में पैदा नहीं। ये शख्स मखबूतुल आवाज शख्स है। ये जहनी तौर पे मफलूज एक मजहबी गुंडा है जो मजहब को बर्बाद करता है। तो फिर इसने रिंग किया कि जी हमें रोकिए। अब उसके अंदर अमेरिकन आ गए दरमियान में। और एक चीज मैं आपको इससे पहले ये कहना चाहूंगा, देखिए गौर कीजिएगा किसी वक्त, और पूरी पाकिस्तान को ये नैरेटिव लेके आगे जाना चाहिए दुनिया में कि वेस्टर्न कंट्रीज में बेतहाशा दफा ये नैरेटिव और ये थीसिस जनरेट किया गया पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है और पाकिस्तान पे एतबार नहीं किया जाता, इट्स इररिस्पांसिबल स्टेट, और न्यूक्लियर वेपन दहशतगर्दों के हाथ लग जाएंगे। ये आपने बेतहाशा दफा ये राइटिंग पढ़ी होंगी वेस्टर्न ऑथर की। अगर आज आप पोजीशन देखती हैं तो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स होते हुए कन्वेंशनल डेटर्स जो है या कन्वेंशनल हथियार जो उनसे इस इंडिया की जो दहशतगर्दी है उसको तबाह किया। इसका मतलब है हम एक बहुत जिम्मेदार कौम है जो जानते हैं, और हमने कहा कि देयर इज नो स्पेस फॉर एनी न्यूक्लियर आर्सेनल इन बिटवीन इंडो और पाकिस्तान, बिकॉज ये जो रीजन है ये बहुत गरीब रीजन है। इंडिया के अंदर 48% अनएम्प्लॉयमेंट है, और इस अटैक के बाद तो मेरे ख्याल वो 60% पे चली जाएगी, जो इसने बेवकूफी की है इस मखलूद आवाज साइकोपैथ ने। तो अब बात यह है कि वो जो आने वाले दिनों में जो भी सीज फायर होना है, उसके अंदर पाकिस्तान को दो चीजें बहुत इंश्योर करनी है। एक चीज, वाटर ट्रीटी का तो मसला आएगा ही, लेकिन वाटर ट्रीटी पे मुझे लगता है कहा जाएगा कि जी ये तो बिटवीन पाकिस्तान, इंडिया और इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है, सो आप उधर बैठ के बात कीजिए। जहां तक मामला है अपना सीज फायर का, उसके अंदर पाकिस्तान ने एक तो सीज फायर, एक उसके साथ साथ जो गारंटी लेनी है वो ये है कि इंडिया जो पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता है और जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट कर रहा है, जैसे राजौरी में जो मरकज तबाह किया, उधर वो सारे दहशतगर्द ट्रेंड होते थे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, इवन जो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होते थे, जिनको रॉ यूज करती थी, जिनको रॉ ने पठानकोट में यूज किया, जिनको रॉ ने पुलवामा में यूज किया। तो पाकिस्तान को ये एश्योरेंस देने की जरूरत है कि एक तो इंडिया पाकिस्तान पर बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया है ब्रिगेडियर साहब।